अब हम एक नया टॉपिक देख रहे हैं सेक्शन 45 में, जो हमें बताता है स्पेशल सिचुएशंस में हम कैपिटल गेन कैसे निकालें। तो सेक्शन 45 की सीरीज में अलग अलग केसेस होंगे, उन अलग अलग केसेस में हम कैपिटल गेन निकालना सीखेंगे। और उसमें सबसे पहले सेक्शन है 45(1)(a), जो कहता है कि अगर हमारी कैपिटल एसेट लॉस्ट हो जाती है, डेस्ट्रॉय हो जाती है, खराब हो जाती है, तो उस सिचुएशन में भी हम लोग कैपिटल गेन निकालेंगे। अगर हमें इंश्योरेंस क्लेम मिला तो उस इंश्योरेंस क्लेम को सेलिंग प्राइस माना जाएगा और हम कैपिटल गेन निकालेंगे। क्या कहता है ये सेक्शन, ध्यान से देखिए। इफ एनी पर्सन रिसीव एनी मनी और अदर असेट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग लॉस्ट और डेस्ट्रॉयड, तो अगर हमारी कोई एसेट है वो खराब हो गई, चोरी हो गई और हमें इंश्योरेंस क्लेम मिला, इंश्योरेंस क्लेम में कोई पैसा मिला या एसेट मिली, तो उस पे हम कैपिटल गेन निकालेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम टैक्स लगाएंगे कैपिटल गेन के चैप्टर में। ठीक है, तो भैया हमारी अब ये सिचुएशन हो गई कि अगर कोई एसेट खराब भी हुई है तो भी कैपिटल गेन कंप्यूट होगा अगर हमें इंश्योरेंस क्लेम मिला है, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम इज जस्ट लाइक सेलिंग प्राइस ऑफ एसेट। तो उसे हम इनकम मान लेंगे जिस प्रीवियस ईयर में चाहे जहां हमें पैसा मिला होगा। रीजन क्या, इंश्योरेंस क्लेम है, मिलने में 2 4 6 महीने, साल 2 साल लग गया, तो जब इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा तब टैक्सेबल होगा। ट्रांसफर तब होगा जब असेट खराब होगी। अभी हम सारी चीजें सीख लेते हैं आराम से। सेक्शन 45(1)(a) तभी एप्लीकेबल है जब कोई एसेट खराब हुई है और इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखिए कि हमारा सेक्शन 45(1)(a) इज एप्लीकेबल व्हेन इंश्योरेंस मनी इज रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ destruction of any capital asset because of flood, cyclone, riot, civil destructions or any action of enemy. नॉर्मल इंश्योरेंस क्लेम नहीं है। ठीक है, अगर हमें कोई कंपनसेशन नहीं मिला है तो कोई टैक्स स्टेटमेंट नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि लॉस हो गया और इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला तो सेलिंग प्राइस नील और आप लॉस दिखा दें और उस लॉस को सेट ऑफ करें, ये अलाउड नहीं है। Capital gain shall not be calculated when asset is destroyed, but is shall be calculated in the year when compensation is received from insurance company. क्योंकि जब तक आपको कंपनसेशन मिलेगी नहीं, जब तक आपके पास टैक्स देने के लिए पैसा नहीं होगा, तो जिस साल एसेट खराब हुई है उस साल आपको टैक्स जमा नहीं कराना है, जिस साल इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा उस साल जमा कराना है। तो इस सबका शॉर्टकट में क्या बात है, ध्यान से समझो। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सेलिंग प्राइस क्या होगा जो इंश्योरेंस क्लेम है। डेट ऑफ ट्रांसफर, डेट ऑफ ट्रांसफर इंपॉर्टेंट है पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालने के लिए और इंडेक्सेशन के लिए। तो डेट ऑफ ट्रांसफर होगा जिस दिन एसेट खराब हुई है। डेट ऑफ टैक्सेबिलिटी, लेकिन टैक्सेबल कब होगा, मतलब आपको किस साल में पैसा जमा कराना है, जिस ईयर में आपको पैसा मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम का उस ईयर में ये टैक्सेबल होगा। तो कैसे होगा इसे समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल नंबर 9। यहाँ लिखा मिस्टर पीके है और इनके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है जो इन्होंने खरीदी थी। और कब खरीदी थी ये हाउस प्रॉपर्टी, इन्होंने 1599 को 3 लाख रुपीस में इन्होंने खरीदी थी। ये प्रॉपर्टी आग से खराब हो गई है, ठीक है ना। और 3 4 यहाँ पर ये लिखा है कि इन सब चीजों से आपको मिलेगा, बाकी और चीजें भी हैं जो इसमें कवर हो जाती है। तो आपको क्वेश्चन में लिखा है कि इंश्योरेंस क्लेम मिला है तो आप बिना टेंशन के कैपिटल गेन निकाल दीजिएगा। तो ये आग लग गई 3/4/2022 को। 3/4/2022 का मतलब प्रीवियस ईयर 22-23। तो इसी दिन ये ट्रांसफर माना जाएगा। पीके को 45 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी से इसी ईयर में मिल गए हैं। मार्केट वैल्यू 1/4/2001 को 4 लाख थी, हमें कैपिटल गेन निकालना है। बी पार्ट की बात बाद में करते हैं, पहले हम ए पार्ट की बात कर लेते हैं। तो कैपिटल गेन
of Mr. PK for the assessment year 2023-24. पीरियड ऑफ होल्डिंग ये 1599 में असेट थी और आग लगी 3/4 को, तो 3 अप्रैल, तो 2 अप्रैल तक हमारे पास थी, 3 अप्रैल को तो ये भगवान को प्यारी हो गई एसेट। लॉन्ग टर्म है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होता है इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम है 45 लाख रुपीस, तो 45 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्लेम है। इसमें से लेस होगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 3 लाख है और जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो 4 लाख है, तो दोनों में से जो भी ज्यादा हो 4 लाख रुपए हमने ले लिया, इंडेक्सेशन करा। तो जब हमने इंडेक्सेशन करा तो इसकी वैल्यू आ गई 13,24,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 31,76,000। अब हम बात करते हैं कि अगर क्या होगा अगर ये आग लगी होती 3/3/21 को, तो ये प्रीवियस ईयर क्या हो जाता 2021। तो ये कंपनसेशन मिली है प्रीवियस ईयर 23-24 में। तो अब ध्यान रखिए कैपिटल गेन जब निकालेंगे तो प्रीवियस ईयर 23-24 का मतलब असेसमेंट ईयर 24-25 में टैक्सेबल होगा, क्योंकि ये पैसा हमें मिला कब है प्रीवियस ईयर 23-24 में। जब तक पैसा नहीं मिलेगा जब तक आप टैक्स कैसे देंगे। यहाँ पर पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा, जब आपके पास असेट थी 1599 से लेकर आग लगी 3/3/2021 में, तो इसका मतलब एक दिन पहले तक 2/3/2021 तक आपके पास ये था, लॉन्ग टर्म हो गया। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वही है 45 लाख रुपीस। इसमें से लेस होगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो हमारी जो भी मार्केट वैल्यू या कॉस्ट जो भी ज्यादा हो, तो ज्यादा है हमारी मार्केट वैल्यू 14,2001 की इनटू। अब ध्यान रखिए, ध्यान रखो ध्यान से कि ये जो आग लगी है असेट खराब हुई है ये प्रीवियस ईयर 2021 में खराब हुई है। तो जब हम इसका इंडेक्सेशन करेंगे तो हम प्रीवियस ईयर 2021 का इंडेक्स नंबर लेंगे, क्योंकि ट्रांसफर ईयर क्या है 2021। तो 2021 का इंडेक्स नंबर है 301। ठीक है, तो हमने यहां पर इंडेक्स नंबर लिया था 331, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर 22-23 था। यहाँ प्रीवियस ईयर 2021 है, तो यहाँ पर हमारा इंडेक्स नंबर 301 है, टेबल में आप देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 12,04,000 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा 32,96,000। ठीक है, तो याद रखिए आपको जिस साल में पैसा मिला है उस साल टैक्सेबल होगा, लेकिन इंडेक्सेशन उस हिसाब से नहीं होगा। इंडेक्सेशन तो उसी हिसाब से होगा जिस दिन आग लगी थी। तो आग लगी उस दिन ट्रांसफर हो गया, उस साल टैक्सेबल नहीं होगा। टैक्सेबल उस साल होगा जिस साल आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। अगर सेम ईयर है, जिस साल ट्रांसफर हुआ आग लगी, जिस साल इंश्योरेंस क्लेम मिला, दोनों ईयर सेम है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसा मेरा ये वाला केस था। सेकेंड पार्ट में मैंने जानबूझकर जिस साल आग लगी ट्रांसफर हुआ वो ईयर अलग रखा है और इंश्योरेंस क्लेम जिस साल मिला वो अलग रखा है। ये जानबूझ के मैंने अलग अलग किया। सेक्शन 45 सब सेक्शन 2 की बात करते हैं, कन्वर्जन ऑफ असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। कोई भी इंसान अगर अपनी असेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करता है तो उसको ट्रांसफर माना जाता है और उस पर कैपिटल गेन लगता है। उसका एक लॉजिक और रीजन है, उसे समझिए। क्या था, सपोज मेरे पास प्रॉपर्टीज है, 2-3 प्रॉपर्टी है, मुझे पता है कि इस प्रॉपर्टी को बेचूंगा तो कैपिटल गेन लगेगा। तो मैंने क्या करा, मैंने ये दिखाया कि मैंने बिजनेस शुरू किया है और मैंने इस प्रॉपर्टी को बिजनेस में एज ए स्टॉक इन ट्रेड इंट्रोड्यूस करा। एंट्री बनाई स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और
इसकी कॉस्ट, इन दोनों तीनों की कॉस्ट मान लिया 40 लाख है, लेकिन आज उसकी कीमत 5 करोड़ है, तो मैं ये एंट्री 5 करोड़ से बनाऊंगा। बिजनेस में स्टॉक की तरह 5 करोड़ दिखाऊंगा, और अपनी एसेट को स्टॉक में दिखाने से कोई ट्रांसफर नहीं माना जाता था अगर सेक्शन 45(2) ना पढ़ूं तो ऐसा करने से कोई कैपिटल गेन लगता नहीं था। जब मैं इसे सेल कर देता था 5 करोड़ में, तो बिजनेस की भी इनकम नहीं होती थी, क्योंकि 5 करोड़ की इनकम, 5 करोड़ का स्टॉक 5 करोड़ में बिक गया और उस पर कोई कैपिटल गेन भी नहीं लगा। फिर मैं दिखाता था मैंने अपना बिजनेस बंद कर दिया क्योंकि मेरी और कोई एसेट बिक नहीं रही है। तो बेसिकली ये बिजनेस जो स्टार्ट किया था ये इसी कैपिटल गेन को बचाने के लिए कर रहा था, और उसे बेचने के बाद उसे बंद भी कर दिया। तो ऐसा ना हो, इसलिए इनकम टैक्स में सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 इंट्रोड्यूस किया गया और बोला गया कि जैसे ही आप इसे बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे स्टॉक इन ट्रेड, हम इसे ट्रांसफर मानेंगे और इस पे कैपिटल गेन लगाएंगे। लेकिन जेन्युइन केस में क्या हो सकता है कि आपने ट्रांसफर किया, लेकिन स्टॉक इन ट्रेड बनाया, लेकिन वो माल बिका ही नहीं। अगर वो माल बिका नहीं तो आपके पास टैक्स देने के लिए पैसा कहां से आएगा? तो उसके लिए इस सेक्शन में ये भी लिखा है, जैसे इंश्योरेंस क्लेम के केस में लिखा था कि जब इंश्योरेंस क्लेम मिलता है तो ही टैक्सेबल होता है, ऐसे यहाँ लिखा है जब ये एसेट स्टॉक असली में बिकेगा तभी आपके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। एक बात और कि ये 5 करोड़ से ज्यादा 6 करोड़ में सपोज सेल हो जाए, तो जो 1 करोड़ एक्स्ट्रा बिका है वो बिजनेस इनकम मानी जाएगी, पीजीपीपी माना जाएगा, क्योंकि वो स्टॉक बेचा है आपने कॉस्ट से ज्यादा। इन सारे कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम एक बार फिर से पढ़ते हैं सेक्शन 45 सबसेक्शन 2। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड of the business carried on by the assessee is regarded as transfer, तो उसे ट्रांसफर माना जाएगा। कैपिटल गेन shall arise in the year in which stock is in trade is sold, तो जैसा मैंने बताया जब स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा तभी टैक्सेबल होगा, क्योंकि आपके पास वरना पैसा नहीं है ना टैक्स देने के लिए। फॉर कंप्यूटिंग द कैपिटल गेन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन शैल बी डीम्ड टू बी द सेल कंसिडरेशन। अब देखो हमने बेचा तो था नहीं, जब इसे ट्रांसफर किया, स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया, इस समय हमने किसी को बेचा तो था नहीं, तो उसका सेलिंग प्राइस फुल वैल्यू कंसिडरेशन क्या ले? तो यहां लिखा है कि जो उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू है उसे ही सेलिंग प्राइस माना जाएगा। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या माना जाएगा? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। जिस दिन आप अपनी कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करेंगे उस दिन का जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो सेलिंग प्राइस माना जाएगा। इफ द एसेट इज सोल्ड इन द मार्केट एंड सेलिंग प्राइस इज मोर देन द फेयर मार्केट वैल्यू, तो वो डिफरेंस बिजनेस इनकम होगा, जैसे मैंने आपको बताया। डेट ऑफ ट्रांसफर क्या होगा? डेट ऑफ कन्वर्जन, जिस दिन आपने अपनी कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया। लेकिन ये टैक्सेबल कब होगा? जब ये असली में बिकेगा। और बिजनेस का प्रॉफिट क्या होगा? जो सेलिंग प्राइस होगा फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। अभी इसे देखकर आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। यहां लिखा है मिस्टर एक्स ने गोल्ड खरीदा था 11091 में 2 लाख रुपीस का, और इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 में 3 लाख थी। उन्होंने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया इसे 110/2008 में, जिस समय मार्केट वैल्यू 11 लाख थी, और बाद में आधा स्टॉक इन ट्रेड बिका 110/22 में और आधा बिका 110/23 में। हमें अलग अलग ईयर की इनकम निकालनी। तो इसमें सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, सारे पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे। तो इसे हम ध्यान से एक बार देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये फर्स्ट जो ट्रांसफर हुआ वो उस दिन हुआ जिस दिन इन्होंने कन्वर्ट किया। तो कन्वर्जन इनटू स्टॉक इन ट्रेड हुआ 110/2008 को। तो ये क्या है? प्रीवियस ईयर 2008-9, मतलब असेसमेंट ईयर 2009-10। इस साल कोई भी टैक्सेबल नहीं है, नॉट टैक्सेबल। उसका रीजन क्या है? इस साल आपने कन्वर्जन तो किया है लेकिन ये गोल्ड बिका नहीं है। ट्रांसफर तो है लेकिन टैक्सेबल इसीलिए नहीं है क्योंकि जब तक ये बिकेगा नहीं, जब तक ये टैक्सेबल नहीं होगा। तो ये बिका कब है? यहां पर लिखा है कि ये बिका है 110/22 में। तो 110/22 में हमने सेल आउट किया है आधा, तो 110/22 का मतलब
प्रीवियस ईयर 110-22 का मतलब प्रीवियस ईयर 22-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24। इस साल आधा आपने बेचा है तो आधा हम इस साल टैक्सेबल कर देते हैं। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग लिखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास ये एसेट कब से कब तक थी। तो ये एसेट हमने खरीदी थी 1/10/91 में और ये कन्वर्जन जो करा हमने वो ट्रांसफर डेट मानी जाएगी जो कि है 1/10/2008। लॉन्ग टर्म है क्योंकि 3 साल से ज्यादा हो गया। गोल्ड के केस में हम 3 साल देखते हैं, 3 साल से ज्यादा टाइम पीरियड हो गया तो इसे हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब इसका इंडेक्सेशन होगा। अब याद रखिएगा हमने आधा बेचा है ना, हाफ सेल किया है तो आधा ही कैपिटल गेन इस साल टैक्सेबल होगा। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम लेते हैं फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। जो कन्वर्जन हुआ उस दिन हमारी जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो थी 11 लाख, 11 लाख। तो याद रखिए 11 लाख रुपीस हमारी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन थी, लेकिन क्योंकि आधा ही माल बिका है, आधा ही हमारा 5,50,000 रुपए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। इसमें से लेस होगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लॉन्ग टर्म होने की वजह से। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1/4/2001 से पुरानी एसेट होने की वजह से कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 जो भी ज्यादा हो उसे लेने का ऑप्शन है हमारे पास। तो 2 लाख और 3 लाख में से ज्यादा है 3 लाख, लेकिन हमें इसका 50% ही लेना है क्योंकि आधा ही माल बिका है। 1,50,000 का इंडेक्सेशन होना है। इंडेक्सेशन करने के लिए हम ट्रांसफर ईयर इंडेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और ये जो ट्रांसफर हुआ है ये कब हुआ है, ट्रांसफर डेट है जिस दिन कन्वर्ट किया इन्होंने, जो कि है 1/10/2008। 1/10/2008 का मतलब प्रीवियस ईयर 2008-2009। तो 2008-2009 के इंडेक्स नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2008-2009 का इंडेक्स नंबर है 137। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ प्रीवियस ईयर 2008-2009। तो 2008-2009 का प्रीवियस ईयर का इंडेक्स नंबर 137 है क्योंकि जिस दिन कन्वर्जन किया वही ट्रांसफर ईयर है। और डिवाइड करेंगे 100 से प्रीवियस ईयर 2001-2 से, क्योंकि उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू हमें लेने का ऑप्शन मिल गया था। तो ये अमाउंट हमारी आ जाएगी 1,50,000 इंटू 137 डिवाइड बाई 100, 2,05,500। और जो कैपिटल गेन आ जाएगा हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3,44,500। और साथ ही साथ कुछ बिजनेस इनकम भी होगी। क्योंकि तो इसका जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है और माइनस फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, वो जो हमने सेलिंग प्राइस माना था असेट को कन्वर्ट करने के लिए, उसके ऊपर बिकेगा तो बिजनेस इनकम मानी जाएगी। हमने इसको बेचा है 6.5 लाख रुपए में, 650 में। तो 6,50,000 में बेचा और जिस समय हमने इसको कन्वर्ट किया था उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 5,50,000। तो 1 लाख रुपए हमारा बिजनेस इनकम हो गया, पीजीबीपी हो गया। तो रीजन क्या है कि एक बात ध्यान रखिए कि हमारी जो कॉस्ट है वो है 3 लाख, कन्वर्जन हुआ उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू 11 लाख है। और जब सेल किया एक बार 6.5 लाख में, एक बार 7.5 लाख में, 14 लाख में। तो ये जो है ये पीजीबीपी है, बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है, और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो हमें क्या करना है, दोनों बार 2 इंस्टॉलमेंट में आधा आधा बेचा है तो दोनों बार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी निकालना है, बिजनेस इनकम भी निकालना है। तो जितना फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन से ऊपर बेचा है वो पीजीबीपी है, इसलिए वो मैंने 1 लाख रुपए का बिजनेस प्रोफेशन इनकम निकाला। और जो पहले का था 3 लाख और 11 लाख का डिफरेंस, वो हमारा कैपिटल गेन था, वो कैपिटल गेन निकाला। 50% बेचा तो 50% निकाला।
अब मैं रिमेनिंग 50% की बात करता हूँ। जो बेचा गया है 11023 में, इसका मतलब प्रीवियस ईयर 2023-24 में, असेसमेंट ईयर 2024-25 में, तो ये भी सेम ही निकलेगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 5,50,000, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वैसे ही निकलेगा 2,05,500, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी वैसे ही आएगा 3,44,500। केवल बिजनेस इनकम में चेंज आ जाएगा, क्योंकि इस समय सेलिंग प्राइस है 7,50,000 और इसका फेयर मार्केट वैल्यू था 550। तो इस बार मेरी 1 लाख की जगह 2 लाख रुपए की बिजनेस इनकम आएगी, क्योंकि मैंने इसको ज्यादा में बेचा है। पहले 6.5 में बेचा था, इस बार 7.5 लाख में बेचा, तो 2 टुकड़ों में टैक्सेबल हो गया, क्योंकि हमने आधा आधा करके इसको बेचा था। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स ने कन्वर्ट किया अपनी कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में, जो इन्होंने खरीदा था 2008 में, उसे 2014 में कन्वर्ट किया। उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू हमें दे रखी है, और बाद में कितने में बेचा ये भी बता रखा है। हमें बताना है क्या होगा, वही जो अभी अभी हमने पढ़ा। सबसे पहले तो जिस साल बेचा है स्टॉक इन ट्रेड, वो है जून 10, 2022, मतलब प्रीवियस ईयर 22-23। तो असेसमेंट ईयर हो गया 23-24। पीरियड ऑफ होल्डिंग, ये हमने खरीदी थी एसेट जून 10, 2008 में, और कन्वर्ट करी इसको मार्च 10, 2014 में। तो लॉन्ग टर्म हो गया, कोई भी एसेट 3 साल से ज्यादा होगी तो लॉन्ग टर्म हो जाएगी। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिया जाता है जो डेट ऑफ कन्वर्जन पर फेयर मार्केट वैल्यू थी, और वो थी 3 लाख रुपीस। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, जिस दिन हमने कन्वर्ट किया उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू हमारी 3 लाख रुपए थी। इसमें से लेस होगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये खरीदी थी एसेट 60,000 में, 60,000 इंटू जो ट्रांसफर ईयर इंडेक्स है वो है 1314। तो 1314 का इंडेक्स नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 2013-14 का इंडेक्स नंबर 220 है, और जिस ईयर एक्वायर किया था 2008-9, 2008-9 के इंडेक्स नंबर से डिवाइड किया जाएगा, और 8-9 का इंडेक्स नंबर था 137। तो ये हमारी इंडेक्सेशन निकलेगी। तो ये हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया 96,350, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 2,03,650। यहाँ पर बिजनेस इनकम जरूर निकालेंगे। जब एक्चुअल सेलिंग प्राइस है 4 लाख, और इसमें से फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन ये माइनस हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस 4 लाख, फिर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन 3 लाख, तो 1 लाख रुपीस हमारी बिजनेस की इनकम हो जाएगी। ये हमें हर क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। अगर इससे भी कम में बेचा तो बिजनेस का लॉस माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर एक्स ओनर है एक फ्लैट का जो इन्होंने खरीदा था, और ये खरीदा था इन्होंने 2003-2004 में। तो 7 लाख में खरीदा था ये, और प्रीवियस ईयर 16-17 में मिस्टर एक्स ने डीलिंग शुरू कर दी और इसको कन्वर्ट कर दिया स्टॉक इन ट्रेड में। फेयर मार्केट वैल्यू 69 लाख थी, और इस प्रीवियस ईयर में से 73 लाख में सेल आउट कर दिया। तो हमें बताना है कि क्या होगा टोटल इनकम। तो वैसे ही जैसे पिछला क्वेश्चन किया इसे भी करते हैं। तो हमने सेल आउट किया है इसे असेसमेंट ईयर 2023-24 में। पीरियड ऑफ होल्डिंग, जब ये एसेट खरीदी थी 2003-4 में,
वहां से लेकर डेट ऑफ ट्रांसफर कन्वर्जन तक जो है 2016-17 तो लॉन्ग टर्म हो गया। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, और जिस दिन हमने ट्रांसफर किया उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू है 69 लाख। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर 69 लाख माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 7 लाख में खरीदा था, तो 7 लाख हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, इनटू जिस ईयर में ट्रांसफर किया उस ईयर का इंडेक्स नंबर 264, इंडेक्स नंबर ऑफ 2016-17, और डिवाइड करेंगे इंडेक्स नंबर जिस साल हमने लिया था 109 2003-4 का इंडेक्स नंबर, तो इसकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे 16,95,413, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 52,04,587। बिजनेस इनकम निकालेंगे सेलिंग प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, तो 4 लाख रुपीस हमारी बिजनेस की इनकम मानी जाएगी। जो इसने अर्निंग करी बिजनेस के लिए वो है 4 लाख। तो ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब फेयर मार्केट वैल्यू था और उसे सेल आउट कर दिया तो हमने कैपिटल गेन निकाल लिया। सेक्शन 45 सबसेक्शन 3 ट्रांसफर ऑफ असेट बाय पार्टनर टू द फर्म। ये सेक्शन 45(3) क्यों लाना पड़ा उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। टैक्स बचाने के लिए लोगों ने क्या करना शुरू किया, जैसे मिस्टर ए के पास एक असेट है कैपिटल असेट जिसकी कॉस्ट है 5 लाख और आज उसका सेलिंग प्राइस है 80 लाख, तो काफी हैवी कैपिटल गेन लगने वाला है, मिस्टर ए को पता है। मिस्टर बी इसे खरीदना चाहते हैं लेकिन मिस्टर ए के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगने वाला है, तो मिस्टर ए और बी ने क्या प्लानिंग करी, इन दोनों ने एक पार्टनरशिप फर्म की शुरुआत करी और पार्टनरशिप फर्म में मिस्टर ए ने अपनी एसेट जो 5 लाख वाली एसेट है वो इंट्रोड्यूस करी एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन। क्योंकि इसका फेयर मार्केट वैल्यू 80 लाख है तो इसमें एंट्री बनाई गई असेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 80 लाख। स्टॉक इन ट्रेड में तो नहीं डाल सकते क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड में डालेंगे तो सेक्शन 45 सब सेक्शन 2 में कवर हो जाएगा, तो इन्होंने स्टॉक इन ट्रेड की तरह कन्वर्ट नहीं करा, इन्होंने कहा मैं तो एसेट ही दे रहा हूँ बिजनेस में। और मिस्टर बी ने कैश में दिए 80 लाख रुपीस बिजनेस में। 1-2 महीने के बाद दिखाया कि हमारी बातचीत जमी नहीं और हम इस बिजनेस को बंद कर रहे हैं, और जब बिजनेस बंद किया जाता है तो असेट बांटी जाती है पार्टनर्स में, तो इन्होंने क्या करा, मिस्टर ए को कैश दे दिया, मिस्टर बी को असेट दे दी। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, मिस्टर बी की जेब से 80 लाख रुपए गए थे, बदले में असेट मिल गई, और मिस्टर ए की जेब से असेट गई थी और बदले में कैश मिल गया। तो असली में इन्होंने असेट बेची है एक दूसरे को और झूठ मूठ दिखाया कि इन्होंने पार्टनरशिप फर्म बनाई थी। ऐसा ना हो और टैक्स देने से ये बच ना पाए, उसके लिए सेक्शन 45 सब सेक्शन 3 आया। ये क्या कहता है सेक्शन 45 सब सेक्शन 3 कि कैपिटल गेन फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय पार्टनर टू फर्म बाय वे ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन और अदरवाइज। तो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर कोई अपनी एसेट पार्टनरशिप फर्म को देगा, चाहे वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रूप में चाहे और किसी रूप में, तो उसे ट्रांसफर माना जाएगा। शैल बी ट्रांसफर चार्जेबल टू टैक्स इन द प्रीवियस ईयर इन विच सच ट्रांसफर टुक प्लेस। तो जिस साल उसने कैपिटल एसेट दी बिजनेस को उस साल इसे हम कैपिटल गेन मानेंगे। द अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म एज ए कैपिटल विल बी टेकन एज ए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सेलिंग प्राइस। तो इसमें ये नहीं इंतजार किया जाएगा कि इस एसेट को बेचा जाएगा, क्योंकि ये बेचने के लिए तो लगा ही नहीं बिजनेस में,
जैसे ही बिजनेस में इंट्रोड्यूस होगी एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन, उसे ट्रांसफर मान लिया जाएगा और उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू को नहीं लेना है। जो बुक्स ऑफ अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में जो वैल्यू लिखी है उसे हम फुल वैल्यू कंसिडरेशन मानेंगे। दिस विल बी अप्लाई वेयर मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ट्रांसफर द असेट टू एओपी बीओआई। ये ना केवल पार्टनरशिप फर्म के लिए बल्कि एओपी बीओआई के लिए भी सेम एप्लीकेबल है। तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन क्या माना जाएगा? अमाउंट जो बुक्स में रिकॉर्ड होगी और डेट ऑफ ट्रांसफर क्या होगा? वही डेट ऑफ टैक्सेबल और डेट ऑफ ट्रांसफर सब सेम है जिस दिन ये असेट एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन बिजनेस में दिखाई जाएगी। आइए समझते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल नंबर 11। मिस्टर एक्स एंड वाई दो पार्टनर हैं। 1/1/2023 में मिस्टर जेड ने फर्म को ज्वाइन करा और वो अपने शेयर्स को लेकर आए हैं बिजनेस में एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन। फेयर मार्केट वैल्यू उस दिन जिस दिन असेट एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन दिखाई है उस दिन 5 लाख है, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि हम सेलिंग प्राइस वो लेते हैं जो बुक में रिकॉर्ड करी जाती है, ना कि फेयर मार्केट वैल्यू। हालांकि जो जेड का अकाउंट है कैपिटल अकाउंट वो 4 लाख से क्रेडिट हुआ, तो यही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानी जाएगी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2006-07 में 48,000 थी, तो हमें बताना है कितना कैपिटल गेन लगेगा मिस्टर जेड के लिए। तो कैपिटल गेन फॉर मिस्टर जेड असेसमेंट ईयर 2023-24, पीरियड ऑफ होल्डिंग ये इन्होंने खरीदे थे 2006-07 में और ट्रांसफर हुए 22-23 में, लॉन्ग टर्म हो गए। फुल वैल्यू कंसिडरेशन लिया जाता है जो वैल्यू रिकॉर्डेड होती है बुक्स में, ना कि फेयर मार्केट वैल्यू। तो बुक्स में जो वैल्यू रिकॉर्ड हुई है वो 4 लाख हुई है, तो वैल्यू रिकॉर्डेड इन बुक्स 4 लाख माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी हमारी इन शेयर्स की 48,000 इनटू ट्रांसफर ईयर इंडेक्स नंबर। ट्रांसफर ईयर वही है जिस साल बिजनेस में एज ए कैपिटल इंट्रोडक्शन दिया है, प्रीवियस ईयर 22-23, जिसका इंडेक्स नंबर 331 है। डिवाइड करेंगे जिस ईयर ये एक्वायर कर रहा था 6-7 में, तो जो 6-7 का इंडेक्स नंबर है वो है 122। 1,30,230 हमारी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी और 2,69,770 हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। मिस्टर एक्स हैं और ये पार्टनरशिप में आए हैं, इन्हें 12 लाख रुपए देना था, इन्होंने अपनी बिल्डिंग को दे दिया। बिल्डिंग की फेयर मार्केट वैल्यू है 12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए है फेयर मार्केट वैल्यू बिल्डिंग की, लेकिन हमने उसे रिकॉर्ड किया 12 लाख में और ये बिल्डिंग खरीदी गई थी 4 लाख की, तो हमें कैपिटल गेन निकालना है। तो कैपिटल गेन उस साल होगा जिस साल एडमिशन हुआ है पार्टनरशिप फर्म में, तो प्रीवियस ईयर 2023, असेसमेंट ईयर 2023-24, पीरियड ऑफ होल्डिंग ये एसेट खरीदी गई थी 2004-05 में और बेची गई है 2022-23 में। फुल वैल्यू कंसिडरेशन इसमें फेयर मार्केट वैल्यू नहीं लिया जाता, फुल वैल्यू कंसिडरेशन लिया जाता है जो बुक में रिकॉर्डेड वैल्यू है वो है 12 लाख माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये एसेट जो कॉस्ट थी वो 4 लाख थी, इसको खरीदा गया था 2004-05 में, तो 2004-05 के इंडेक्स नंबर से डिवाइड करेंगे। 2004-05 का इंडेक्स नंबर था 113 और ट्रांसफर हुआ है 2022-23, इसका इंडेक्स नंबर है 331।
हमारी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी 11,71,681 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 28,319। सेक्शन 45 सबसेक्शन 4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। देखिए क्या होगा, अभी अभी हमने सेक्शन 45 सबसेक्शन 3 में देखा कि कोई पार्टनर अगर बिजनेस में कैपिटल एसेट दिखाएगा, एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन लगाएगा कैपिटल, तो वो जो वैल्यू रिकॉर्डेड है बुक में उसे हम सेलिंग प्राइस मानते हुए कैपिटल गेन लगा देंगे। अब उसी पर दूसरा कैपिटल गेन लगाने की तैयारी है कि जब ये एसेट पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन होने पर ये एसेट पार्टनर को जाएगी तो दूसरा कैपिटल गेन लगेगा, वो पार्टनरशिप फर्म के लिए लगेगा क्योंकि पार्टनरशिप फर्म अपनी एसेट को ट्रांसफर कर रही है। कैपिटल गेन फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैपिटल एसेट ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और अदरवाइज। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है या अदरवाइज जो पार्टनरशिप फर्म डिस्ट्रीब्यूट कर रही है कैपिटल एसेट उस पर हम कैपिटल गेन लगाएंगे। शैल बी चार्जेबल टू टैक्स, ये टैक्सेबल होगा उस ईयर में जिस ईयर में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शैल बी द सेलिंग प्राइस। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहां पर वो नहीं लेना जो बुक वैल्यू है, वो लेना है जो फेयर मार्केट वैल्यू है एसेट की उस दिन जिस दिन ये डिस्ट्रीब्यूट हुई है। इन केस ट्रांसफर फर्दर ट्रांसफर सर कैपिटल एसेट। अब देखिए यहां पर क्या है, पार्टनरशिप फर्म है, मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूं। पार्टनरशिप फर्म की बुक में एक एसेट है 2 लाख रुपए की, वो मिस्टर एक्स एक पार्टनर है उनको दी गई। इस दिन फेयर मार्केट वैल्यू है 8 लाख, तो 8 लाख रुपए के हिसाब से कैपिटल गेन निकलेगा पार्टनरशिप फर्म के लिए। 8 लाख रुपए और इंडेक्सेशन अगर है तो 2 लाख का इंडेक्सेशन होकर कैपिटल गेन निकलेगा। अब ये बात कर रहे हैं कि अगर मिस्टर एक्स आगे फ्यूचर में जब भी इस एसेट को सोल्ड करेंगे, सेल करेंगे, तो मिस्टर एक्स के लिए इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी। नॉर्मली तो आप 8 लाख ले लेंगे क्योंकि 8 लाख रुपए की कैपिटल गेन लग चुकी है, लेकिन यहां लिखा है इन केस ट्रांसफरी मतलब मिस्टर एक्स जब इसे बेचेंगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिस्टर एक्स के लिए एग्रीड कंसिडरेशन होगी, ना कि फेयर मार्केट वैल्यू। एग्रीड कंसिडरेशन मतलब जो बुक में एंट्री बनाई होगी, बुक एंट्री बनी होगी ना, मिस्टर एक्स को असेट दिए तो मिस्टर एक्स का कैपिटल डेबिट हुआ होगा और इसे असेट दी गई होगी। मान लिया बुक में इसकी एंट्री 3 लाख से हुई, तो बुक में अगर 3 लाख से एंट्री हुई है तो मिस्टर एक्स की कॉस्ट 3 लाख ली जाएगी। बुक में एंट्री 8 लाख से हुई है तो 8 लाख, 10 लाख से हुई है 10 लाख, 2 लाख से हुई है 2 लाख, 1 लाख से हुई है 1 लाख। मतलब जिस वैल्यू में मिस्टर एक्स को यह सेट मिली है वही इसकी कॉस्ट मानी जाएगी, ना कि फेयर मार्केट वैल्यू। इसे और अच्छे से समझेंगे एग्जांपल नंबर 12 की हेल्प से। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगी, फेयर मार्केट वैल्यू कंपनी पार्टनरशिप फर्म के लिए, डेट ऑफ टैक्सेबिलिटी, डेट ऑफ ट्रांसफर, और पार्टनर जिसको ये ट्रांसफर ही है, जो जिसे ये एसेट मिली है उसके लिए कॉस्ट क्या होगी, एग्रीड कंसिडरेशन। एग्जांपल नंबर 12 देखिए, एक पार्टनरशिप फर्म है, वो बिजनेस करती है और उन्होंने 1/1/2010 को शेयर खरीदे थे 10 लाख रुपए के। 23-24 में फर्म का डिसोल्यूशन हो गया और 1/1/23 को इन्होंने एसेट डिस्ट्रीब्यूट करी पार्टनर को। मिस्टर एक्स जो पार्टनर है जिसकी कैपिटल 7.5 लाख है, उनको कैपिटल की अमाउंट के बदले में ये शेयर मिल गए। मार्केट वैल्यू शेयर का 18 लाख रुपए है, मिस्टर एक्स ने 19 लाख रुपए में इन्हें बेचा है। हमें कैपिटल गेन दोनों के लिए निकालना, मिस्टर एक्स के लिए भी और पार्टनरशिप फर्म के लिए भी। तो अभी सारी बातें आराम से क्लियर हो जाएंगी, आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसको कंप्यूट करना है। सबसे पहले हम कैपिटल गेन निकालते हैं और फर्म के लिए क्या कैपिटल गेन होगा। जो शेयर्स हैं उनकी पीरियड ऑफ होल्डिंग, पार्टनरशिप फर्म ने जो खरीदा था
इन्होंने 1/1/2010 को खरीदे थे शेयर्स और इन्होंने डिसोल्यूशन हुआ है 1/1/23 को। एक साल से ज्यादा होते ही अनलिस्टेड, 2 साल से ज्यादा होते ही लॉन्ग टर्म हो जाते हैं। ये तो बहुत साल हो गए तो लॉन्ग टर्म तो है ही। फुल वैल्यू कंसिडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू ली जाती है ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अभी अभी हमने देखा कि सेक्शन 45 सब सेक्शन 4 के हिसाब से जो ट्रांसफर की डेट है उस डेट पर जो फेयर मार्केट वैल्यू होती है उसे ही हम लेते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। और जिस दिन इन्होंने ट्रांसफर किया उस दिन इसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 18 लाख है, फेयर मार्केट वैल्यू 18 लाख है। माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये शेयर्स खरीदे थे इन्होंने 10 लाख रुपए में और ट्रांसफर किए हैं प्रीवियस ईयर 22-23 में, तो इंडेक्स नंबर 331 आएगा। एक्वायर करे थे 2009-10 में, तो 9-10 का इंडेक्स नंबर 148 था, तो 9-10 के इंडेक्स नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 22,36,486 रुपये, 22,36,486। तो यहाँ तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया, नेगेटिव में लिख रहा हूँ मैं, 4,36,486। ये तो इनको लॉस हो गया। ये तो हो गई पार्टनरशिप फर्म की बात। अब कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर एक्स की बात करते हैं। पीरियड ऑफ होल्डिंग, एक्स को ये 1/1/23 को मिला है और इन्होंने 31/3/23 को सेल कर दिया है, तो शॉर्ट टर्म हो गया इनके लिए, क्योंकि इन्होंने 3 महीने के अंदर अंदर बेच दिया तो इनके लिए शॉर्ट टर्म हो गया। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन्होंने जो बेचा है वो 19 लाख रुपए में बेचा है, 19 लाख में। इंपॉर्टेंट बात की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनके लिए वो मानी जाएगी जो बुक में रिकॉर्ड हुई है, और बुक में पार्टनर का कैपिटल बैलेंस 7.5 लाख था जिसके बदले में इन्हें ये शेयर मिले थे, तो एंट्री बनी होगी कैपिटल डेबिट टू शेयर्स, और ये हमारी 7.5 लाख रुपए से बनी होगी। तो हम 7.5 लाख रुपए से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनकी माइनस कर देते हैं, तो इनके लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 11,50,000। तो 11,50,000 से इनकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट बात थी, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि मिस्टर एक्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, हम मिस्टर एक्स के ये शेयर बेचने पर कैपिटल गेन सही नहीं निकाल सकते। क्वेश्चन नंबर 12, एक पार्टनरशिप फर्म है, इन्होंने गोल्ड खरीदा था 2005 में 5 लाख का, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 25 लाख के सेटलमेंट में, मार्केट वैल्यू 35 लाख थी, तो हमें कैपिटल गेन निकालना। तो यहाँ केवल और केवल पार्टनरशिप फर्म के लिए कैपिटल गेन निकालना। तो कैपिटल गेन ऑफ फर्म असेसमेंट ईयर 2023-24, पीरियड ऑफ होल्डिंग 1/10/2005 से लेकर इन्होंने ट्रांसफर हुआ है 1/10/22, लॉन्ग टर्म हो गया। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू है 35 लाख रुपए, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो इन्होंने खरीदा था वो 5 लाख रुपए का खरीदा था, इंडेक्स नंबर 331 इस साल का, और खरीदा था 2004-5 में, 2005-6 सॉरी 5-6, 2005-6 का इंडेक्स नंबर 117, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी 14,14,530, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 20,85,470। ठीक है, तो ये हमारा कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो हमने क्वेश्चन नंबर 12 में निकाला। सेक्शन 45 सब सेक्शन 5, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट बाय द गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट चाहे तो जब मर्जी हमारी कोई भी कैपिटल एसेट को कंपलसरी एक्वायर कर सकती है। तो सेक्शन 45 सब सेक्शन 5 इसी के बारे में बात करता है। Where the capital asset is compulsorily acquired and considered for the transfer of a capital asset is to be determined by the central government or by the RBI. Then, तो जब कैपिटल एसेट कंपलसरी एक्वायर हुई और जो कंसिडरेशन है, मतलब कंपलसरी एक्वायर करी है गवर्नमेंट तो बदले में तो पैसा मिलेगा ही, तो जो कंसिडरेशन है वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई डिसाइड कर रहा है। तो कैपिटल गेन फॉर द ओरिजिनल कंपनसेशन शैल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच सच कंपनसेशन और पार्ट देयर ऑफ इज फर्स्ट रिसीव्ड बाय द एसएससी। मतलब जिस ईयर में आपको कंपनसेशन पूरी मिले या उसका कोई पार्ट मिले, पूरी की पूरी कंपनसेशन, पूरा का पूरा कैपिटल गेन उस ईयर में टैक्सेबल होगा जिस ईयर में आपको पूरी कंपनसेशन मिली या पार्ट मिला। पार्ट मिला तो भी पूरा पूरा कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा, इस बात का ध्यान रखना। एनी इंक्रीज इन कंपनसेशन इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच सच इंक्रीज्ड अमाउंट इज रिसीव्ड। क्या होता है जब गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर करती है तो जिसकी एसेट, जिसका जमीन, जिसकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास कंपलसरी जाती है वो कोर्ट में जरूर जाता है अपना कंपनसेशन बढ़ाने के लिए। और जब वो ये कहता है कि मेरी कंपनसेशन बढ़नी चाहिए, इसमें 2-4-5 साल लग जाते हैं कोर्ट केस में, तो पता चला 5 साल बाद आपको कंपनसेशन मिली बढ़कर, तो जो बढ़कर कंपनसेशन मिली है वो उस साल टैक्सेबल होगी जब वो मिलेगी। इफ द कंपनसेशन हैज बीन रिड्यूस्ड तो कैपिटल गेन रिकम्प्यूट होगा, क्योंकि पहले आपका ज्यादा कंपनसेशन के हिसाब से कैपिटल गेन निकला हुआ है, आप कोर्ट में गए और उल्टा पासा पड़ गया, आपके लिए जो कंपनसेशन थी वो रिड्यूस हो गई, तो आपका कैपिटल गेन दोबारा से कंप्यूट होगा। एनी अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड इन परसुएंस ऑफ एन इंटरिम ऑर्डर of a court, tribunal or other authority shall be deemed to be the income chargeable under the head of capital gain in the previous year in which such final order of such court, tribunal or otherwise other authority is made। तो अगर कोई कंपनसेशन बीच में मिली है इंटरिम ऑर्डर से तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा उस ईयर में जब फाइनल ऑर्डर आ जाएगा। नेचर ऑफ द इंक्रीज कंपनसेशन शैल बी द सेम एज द नेचर ऑफ ओरिजिनल कंपनसेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मान लिया ओरिजिनल कैपिटल गेन हमारा शॉर्ट टर्म था, अब 5 साल बाद हमें एनहेंस कंपनसेशन मिला है तो 5 साल बाद भी वो शॉर्ट टर्म ही माना जाएगा। ओरिजिनल हमारा कैपिटल गेन अगर लॉन्ग टर्म था तो चाहे 6 महीने या 1 साल बाद मिले तो ये भी लॉन्ग टर्म माना जाएगा। मतलब ओरिजिनल कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म है तो ये भी शॉर्ट टर्म, और ओरिजिनल कैपिटल लॉन्ग टर्म है तो ये भी लॉन्ग टर्म। हम बात कर रहे हैं एनहेंस कंपनसेशन की, मतलब ये मेरे पास प्रॉपर्टी है, ये गवर्नमेंट ने एक्वायर कर दी 40 लाख में, मैं कोर्ट में गया और मुझे 20 लाख और मिल गए, तो ये एनहेंस कंपनसेशन कब टैक्सेबल होगी और इसका शॉर्ट टर्म होगा लॉन्ग टर्म, इसके बारे में बात हो रही है। तो अगर ओरिजिनल लॉन्ग टर्म था तो ये भी लॉन्ग टर्म होगा, ओरिजिनल शॉर्ट टर्म था तो ये भी शॉर्ट टर्म होगा। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ इंक्रीज्ड कंपनसेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट विल बी नील। क्योंकि जब मेरे को 40 लाख मिला होगा उस समय मैंने कैपिटल गेन निकालने के लिए अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस कर दी होगी, अब वो दोबारा लेस थोड़ी ना होगी। इसलिए जब मैं इंक्रीज कंपनसेशन के लिए कैपिटल गेन निकालूंगा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट नील मानी जाएगी। एनी कोर्ट एक्सपेंसेस इंकर्ड इन टू अर्न इंक्रीज कंपनसेशन शैल बी रिगार्डेड एज सेलिंग एक्सपेंसेस और वो रिड्यूस हो जाएंगे। ये सारी बातें अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएंगी। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा? अगर कंपलसरी एक्वायर हुआ है तो जो गवर्नमेंट के थ्रू हमें कंपनसेशन मिलेगा वो क्या होगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब सेलिंग प्राइस। डेट ऑफ ट्रांसफर कब माना जाएगा? जिस दिन कंपलसरी एक्वायर हुई है एसेट, लेकिन टैक्सेबल तब होगा जब हमें फुल या पार्ट ऑफ कंपनसेशन मिलेगा। चलिए करते हैं इसको समझने के लिए एग्जाम्पल नंबर 13, ताकि हमें पता चल सके कि एक्चुअल में इसे कैसे करते हैं। मिस्टर एक्स ने एक शॉप खरीदी थी 99,2000 में 2 लाख रुपीस में, और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 को 2,10,000 थी। इंप्रूवमेंट किया गया उस पर 2005-06 में 4 लाख रुपीस का। 28 मार्च 2023 को दिल्ली गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर कर लिया शॉप को और कंपनसेशन 17 लाख डिसाइड हुई। कंपनसेशन आरबीआई ने डिसाइड करी, हमें कैपिटल गेन निकालना है कि कितना टैक्सेबल होगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग की। तो ये एसेट हमने खरीदी थी 99,2000 में,
और गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर इसको करा है 28/3/2023 को, तो 27/3/23 तक ये एसेट हमारे पास थी, लॉन्ग टर्म है। सेलिंग प्राइस मतलब फुल वैल्यू कंसिडरेशन, तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन होगा जितने में ये हमारी कंपलसरी एक्वायर हुई है। और यहाँ लिखा है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर किया शॉप को और कंपनसेशन दे भी दी है, तो क्योंकि हमें कंपनसेशन मिल गई है तो हम इसको टैक्सेबल भी कर रहे हैं और इसका फुल वैल्यू कंसिडरेशन है 17 लाख रुपीस। लॉन्ग टर्म होने की वजह से हम इसमें से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को माइनस करेंगे। हमने ये खरीदा था 2 लाख में, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू थी 210, तो अगर 1/4/2001 से पहले कोई एसेट एक्वायर की होती है तो हमारे पास ऑप्शन होता है 1/4/2001 या एक्चुअल कॉस्ट जो भी ज्यादा हो वो लेने के लिए, तो 2,10,000 ले लेंगे इनटू इंडेक्स नंबर ऑफ ट्रांसफर ईयर है यही 28/3/2003 डेट ऑफ ट्रांसफर है, तो ये 2022-23 हमारा प्रीवियस ईयर हो जाएगा, तो इस प्रीवियस ईयर का इंडेक्स नंबर 331 है। और जब एक्वायर किया था 1/4/2001 से पहले, तो 1/4/2012 का इंडेक्स नंबर 100 हम लेते हैं, तो ये हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा 2,10,000 इंटू 331 डिवाइड बाई 100, 6,95,100 रुपीज हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा। इसमें से लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हमने करी है 4 लाख रुपीज की 5/6 में, तो हमारे को 5/6 का इंडेक्स नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 5/6 का इंडेक्स नंबर है 117, तो 5/6 के इंडेक्स नंबर से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 4 लाख इंटू 331 डिवाइड बाय 117, तो ये आ गया 11,31,624, और हमें लॉस हो गया 1,26,724 का। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लिख सकते हैं बिना ब्रैकेट के, कैपिटल गेन लिख सकते हैं विद ब्रैकेट, या आप कैपिटल लॉस भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, मतलब लॉस है। तो ये हमारा लॉस हो गया। कोई इस क्वेश्चन में एनहेंस कंपनसेशन है नहीं, तो इतना ही था ये। एग्जाम्पल नंबर 14, ये बोला है कि आप एज्यूम करिए प्रीवियस एग्जाम्पल में कि मिस्टर एक्स ने एक केस फाइल कर दिया दिल्ली गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कि उसे 3 लाख रुपए की एडिशनल कंपनसेशन मिलनी चाहिए, और 24-25 असेसमेंट ईयर में दिल्ली गवर्नमेंट कोर्ट ने फेवर में हमारे फेवर में केस डिसाइड किया और दिल्ली गवर्नमेंट ने एडिशनल कंपनसेशन हमें इमीडिएटली दे दी, और इसमें हमारा खर्चा हुआ 10,000। तो असेसमेंट ईयर 2024-25 में हमें एडिशनल कंपनसेशन मिली है, तो इसी ईयर में एडिशनल कंपनसेशन टैक्सेबल हो जाएगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो एडिशनल कंपनसेशन है, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर जो भी कोड के एक्सपेंसेस हैं वो ट्रांसफर एक्सपेंसेस में अलाउ हो जाएंगे 10,000 रुपीज, और कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लेस नहीं होगी क्योंकि वो ऑलरेडी लेस हो चुकी है। तो हमारा ओरिजिनल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, तो ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही आएगा। तो 2,90,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन असेसमेंट ईयर 2024-25 में टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 3 लाख रुपए की कंपनसेशन हमें पहले मिली होती तो हम क्या करते, यहाँ पर 3 लाख रुपए ऐड हो जाता, तो 20 लाख के हिसाब से निकालते, वही आंसर अब आएगा जो 20 लाख के हिसाब से निकाला होता है पिछला वाला कैपिटल गेन और ये वाला कैपिटल गेन ऐड करने के बाद। तो इसलिए हमें क्या करना है, एनहेंस कंपनसेशन के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इम्प्रूवमेंट लेस नहीं करना है, केवल एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर लेस करने हैं। और अगर ओरिजिनली लॉन्ग टर्म था तो अब भी लॉन्ग टर्म होगा, ओरिजिनली शॉर्ट टर्म था तो अब भी शॉर्ट टर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिस्टर एक्स का रेजिडेंशियल हाउस एक्वायर किया है और 45 लाख रुपीस उसका कंपनसेशन डिसाइड किया है। ये 15 लाख रुपए मिले इस साल और बाकी 15 लाख रुपए 2 साल बाद मिले हैं।
हाउस 2001-2 में 3,75,000 रुपए में खरीदा गया था। तो हमने ये पढ़ा था कि चाहे पार्ट ऑफ द कंपनसेशन मिले या फुल कंपनसेशन मिले, हमारा कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा, तो हम उसे टैक्सेबल कर देंगे इसी साल। तो करते हैं, पार्ट मिलेगा तो भी पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो असेसमेंट ईयर 2023-24 पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर हम देखें तो ये तो बहुत 2 साल से ज़्यादा है, तो लॉन्ग टर्म है ही, क्योंकि इन्होंने 2001-2 में खरीदा था। तो 2001-2 से लेकर अब प्रीवियस ईयर 2022-23 तक है, मोर देन 2 ईयर्स है, तो लॉन्ग टर्म हो गया। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो 45 लाख रुपीस का डिसीजन है कंपनसेशन का, चाहे पार्ट मिले पूरा कैपिटल गेन इसी साल टैक्सेबल हो जाएगा। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो ये खरीदा गया था 3,75,000 में, करंट ईयर का इंडेक्स नंबर 331 है और 2001-2 का 100 था। तो हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा 12,41,250 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो टैक्सेबल हो जाएगा 32,58,750 रुपीज। तो बहुत ही आसान है, हमें ध्यान रखना है, चाहे हमें पार्ट ऑफ द कंपनसेशन मिले, हम पूरा का पूरा कैपिटल गेन टैक्सेबल कर देंगे, क्योंकि इतना पैसा तो मिल ही गया कि वो कैपिटल गेन निकाल सके, क्योंकि इसके ऊपर 20% टैक्स लगेगा 5-6 लाख रुपए, और इनको 15 लाख रुपए तो ऑलरेडी मिल ही चुका है। क्वेश्चन नंबर 14, मिस्टर एक्स है, इन्होंने एक घर खरीदा है 95 में 4 लाख का, उन्होंने कुछ इंप्रूवमेंट किया है, मार्केट वैल्यू दिया है, और ये गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया है घर। 50 लाख रुपए की कंपनसेशन फिक्स हुई है। आधा पैसा इन्हें 110 2022 को मिला, आधा 110 23 को मिला। इन्होंने अपील कर दी एनहेंस कंपनसेशन के लिए। डिसीजन हुआ 31/3/24 को, गवर्नमेंट को 5 लाख रुपए देने को बोला गया। गवर्नमेंट ने आधा पैसा 1/4/2025 को दिया और आधा पैसा 1/4/26 को दिया। हमें अलग अलग ईयर के लिए कैपिटल गेन निकालना है। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप बिल्कुल कि यहाँ पर एनहेंस कंपनसेशन जब मिलती है तब टैक्सेबल होता है, और जो ओरिजिनल होता है तो वो तो पार्ट मिलने पे भी पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाता है। अब हमारा सबसे पहली बात, गवर्नमेंट ने एक्वायर किया तो डेट ऑफ ट्रांसफर है 1/10/2013, क्योंकि उस दिन ये एसेट ट्रांसफर हो गई, लेकिन टैक्सेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि टैक्सेबल तब होगा जब कंपनसेशन पूरी या पार्ट मिलेगा, और गवर्नमेंट ने 50 लाख रुपए में से हमें जो कंपनसेशन पहली बार दी है वो 1/10/2022 को दी है, जो प्रीवियस ईयर 22-23 है, और असेसमेंट ईयर 2023-4 है। तो असेसमेंट ईयर 2023-24 में ये टैक्सेबल होगा। डेट ऑफ ट्रांसफर 1/10/2013 है, चाहे टैक्सेबल अब हो रहा है, लेकिन ट्रांसफर उसी दिन हो गया था जब गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर किया था। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से कब तक है, इन्होंने खरीदा था 1/4/95 में और 1/10/2013, या एक दिन पहले की डेट डाल सकते हैं। ये 2 साल से ज्यादा है, तो ये क्या है, लॉन्ग टर्म। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, आधा पैसा दिया, लेकिन हम पूरा का पूरा कैपिटल गेन ही निकालेंगे। लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001, या कॉस्ट जो भी ज्यादा हो हम ले सकते हैं। तो कॉस्ट ज्यादा है 4 लाख और फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 को कम है 3 लाख, तो दोनों में से जो ज्यादा है वो लेना। मैंने जानबूझ के ये करा, ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैंने जानबूझ के क्वेश्चन में चेंज करा है, क्योंकि बच्चों को ये ना लगे कि फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 की ही हमेशा लेनी है, ऐसा ना हो, इसलिए मैंने जानबूझ के ओरिजिनल कॉस्ट को ज्यादा रखा है, ताकि आप एग्जाम में जल्दबाजी में ऐसा हो तो गलती ना कर पाए। अब एक और इम्पोर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है, जब हम ट्रांसफर ईयर इंडेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा ट्रांसफर ईयर इंडेक्स नंबर है वो है 2013-14। आप कहीं इसे 22-23 के हिसाब से इंडेक्सेशन कर दें। ट्रांसफर ईयर है 2013-14, तो 2013-14 का जो इंडेक्स नंबर था 220, उससे हमें मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड कर देंगे 100 से,
तो आप ये गलती ना करें कि इस साल के इंडेक्स नंबर से, इस साल टैक्सेबल हो रहा है लेकिन ट्रांसफर तो उसी साल था जब कंपलसरी एक्वायर हुआ था। 8,80,000 हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा क्योंकि 1/4/2001 से पहले की इम्प्रूवमेंट को हम नहीं लेते हैं, तो वो मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ आपको, वो टैक्सेबल नहीं होगा। और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा हमारा 41,20,000। तो ये तो ओरिजिनल कंपनसेशन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं एनहेंस कंपनसेशन की। एनहेंस कंपनसेशन है 5 लाख, लेकिन उस 5 लाख में से 2.5 लाख रुपया हमें मिला है 1/4/2025 को। तो डेट ऑफ रिसीट है 1/4/25, मतलब प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर 2026-27। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो पैसा मिला है 2,50,000, और एक्सपेंसेस कुछ है नहीं, दिया नहीं है, तो ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा 2,50,000। और आधा पैसा हमें मिला है 1/4/2026 को। तो डेट ऑफ रिसीट है 1/4/26, प्रीवियस ईयर 26-27, असेसमेंट ईयर 27-28। तो यहाँ पर भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 2,50,000। तो जो 2,50,000 एनहेंस कंपनसेशन में ये नहीं होता कि पार्ट मिला तो भी पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि वह पूरा अमाउंट कैपिटल गेन होता है। पहली बात हैवी अमाउंट होता है, दूसरा पार्ट जो मिला है अगर अगला पार्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा उसमें केस होगा, तो उसकी गारंटी नहीं होती। इसीलिए एनहेंस कंपनसेशन में पार्ट के हिसाब से टैक्सेबल होता है। ओरिजिनल कंपनसेशन में पहली इंस्टॉलमेंट मिलने पे पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाए। उम्मीद है इस क्वेश्चन की मदद से आपको सारी जानकारी अच्छे से मिल गई होगी। सेक्शन 45(5)(a) ये है ट्रांसफर ऑफ लैंड और बिल्डिंग अंडर स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। If any individual or HUF has transferred land or building under a specified agreement means a registered agreement in which a person owning land or building or both agree to allow another person to develop a real estate project on such land or building or both in consideration of share, being land or building or both in such project whether with or without payment of part of consideration in cash। ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आजकल ये बहुत देखने को मिलता है। सपोज एक इंसान है, उसका एक घर है, घर की हालत खराब है, पैसा उसके पास ज्यादा है नहीं। अब उसके पास एक बिल्डर ने ऑफर दिया कि ये जो आपका घर है, इस घर को जो जिसकी हालत खराब है, मैं इस घर पर 3 फ्लोर बना देता हूँ, 3 फ्लोर बनाऊंगा, उसने बोला बिल्डर ने। और एक फ्लोर बनाने में 50 लाख रुपए का खर्चा आता है, तो मैं 3 फ्लोर बनाऊंगा। 3 फ्लोर का मतलब कि 1.5 करोड़ रुपया मैं खर्च करूंगा। उसने कहा ये 1.5 करोड़ रुपया मैं खर्च करूंगा, तो बदले में आप क्या करो, आप तो इस हालत खराब, जिस घर की हालत खराब है उस घर में रह रहे हो आप ना, तो मैं जब तक ये घर बनने में 1-2 साल लगेंगे, मैं आपको रहने के लिए जगह भी दे दूंगा, किराए की जगह दे दूंगा, और जब ये घर टूट करके ये बन जाएगा तो आपको 2 फ्लोर भी दे दूंगा। उसने कहा ये काम कर दूंगा, 1 फ्लोर मुझे दे देना। तो ये तय हो गया कि 1 फ्लोर चला जाएगा, बदले में 2 फ्लोर मिल जाएंगे। तो जो आदमी रह रहा है, जो इंसान रह रहा है, उसकी हालत देखो, उसके लिए कितना बढ़िया सौदा है। उसका घर की हालत खराब थी, नया घर हो गया, वो ग्राउंड फ्लोर पे रह सकता है, फर्स्ट फ्लोर को वो लेट आउट कर सकता है, उसकी फिक्स्ड इनकम, परमानेंट इनकम आनी शुरू हो जाएगी। भाई सेकंड और थर्ड फ्लोर पहले भी नहीं था, तो वो तो सेकंड और थर्ड फ्लोर पहले भी यूज नहीं कर रहा था, ग्राउंड फ्लोर यूज कर रहा था, और वो भी बेकार पुराना। अब क्या होगा, नया ग्राउंड फ्लोर है, उसमें रहेगा, फर्स्ट फ्लोर का किराया भी आएगा, सेकंड फ्लोर किसी और को बिक जाएगा तो उसकी सेहत पे कोई ऐसा असर नहीं पड़ा। तो ये फिक्स्ड इनकम हो गई, घर भी नया हो गया, और एक की बजाय 2 घर हो गए एक तरीके से इसके। तो अब इसमें क्या दिक्कत थी, पहले अगर ये सेक्शन 45(5)(a) क्यों आया, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि पहले क्या होता था कि ये इंसान कहता था घर बनाओ, और बिल्डर
बिल्डर ये 3 मकान बनाता था। अब 3 मकान बनाने के बाद बिल्डर जब कहता था कि मुझे एक घर चाहिए, तो अगर जो ओनर था वो अगर अपने वादे से मुकर जाए और वो ये कहे कि नहीं भैया मैं नहीं दे रहा अपना घर, मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं, उस समय फिर लड़ाई झगड़ा होगा, कोर्ट केस होगा, क्योंकि असली में घर तो इस ओनर का ही था, जगह तो ओनर की थी। तो ओनर मना कर देगा तो जो बिल्डर है, डेवलपर है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो जब कुछ ऐसे केस आने लगे तो बिल्डर ने कहा कि भैया मैं पहले एक एग्रीमेंट करूंगा, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करूंगा, और इस रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के हिसाब से, उस रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के हिसाब से ये जमीन, ये जो जगह है, ये मेरे नाम आएगी, और जब मैं ये पूरी जगह बना लूंगा उसमें फिर आपके नाम आएगी। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में पहले ही सब लिखा होगा कि पहले मेरे पास आएगी, फिर जब मकान बन जाएगा 2 फ्लोर आपके पास चले जाएंगे, सब कुछ लिखा होगा। अब अगर ये सब कुछ लिखा होगा तो उसमें और कोई टेंशन नहीं है। सबसे बड़ी टेंशन ये है कि जैसे ही ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होगा, वो उसके पास गई, वो उसके पास गई, तो कैपिटल गेन लग जाएगा, और कैपिटल गेन लगाने के लिए टैक्स लगेगा, जिसमें बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो उस परेशानी से बचने के लिए ये सेक्शन 45(5)(a) आया कि नहीं, हम उस समय कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये घर उसी इंसान का है। अब वो अपने घर पर, अपनी जगह पे एक मकान बना रहा है, उस पे कैपिटल गेन 2 बार हो जाएगा। पहले वो बिल्डर को देगा कैपिटल गेन, बिल्डर वापस इसे देगा कैपिटल गेन। तो उस सब झंझट से खत्म होने के लिए ये सेक्शन है। इन सच केसेस कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड इन द ईयर इन विच सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन हैज बीन इशूड एंड फुल वैल्यू कंसिडरेशन शैल बी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ इशू सर्टिफिकेट। तो एक ही बार कैपिटल गेन लगेगा, 2 बार की जगह एक ही बार लगेगा कैपिटल गेन, जब वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसी सिचुएशन में। If such individual or HUF has transferred any part of the building before completion to any other person, suppose अभी मकान बन ही रहा है और मकान बनने से पहले आपने किसी और को बेच दिया, इन दैट केस कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर ऑफ सच पार्ट। मकान बनने से पहले बेच दिया, फिर तो भैया टैक्स से देना ही पड़ेगा आपको कैपिटल गेन। मान लिया अब जो ओनर है उसके पास में 2 तय हुआ था ना, 2 फ्लोर मिलेंगे, 2 में से एक फ्लोर ओनर ने पहले ही किसी और को बेच दिया। उन्होंने कहा मुझे किराए पे भी नहीं देना, ना मुझे रहना, उसने बेच दिया 1 करोड़ 2 करोड़ में किसी और को, थर्ड पार्टी को, तो कैपिटल गेन है ही। तो मकान पूरा होने से पहले ही अगर बेच दिया तो भी कैपिटल गेन कंप्यूट हो जाएगा। इसके की पॉइंट्स क्या है? फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन एग्रीगेट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी रिगार्डेड एज फुल वैल्यू कंसिडरेशन। सेलिंग प्राइस क्या होगा? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती है जब घर बेचा जाता है, खरीदा जाता है, तो उसकी रजिस्ट्री होती है, उस रजिस्ट्री के लिए गवर्नमेंट की एक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती है, वो वैल्यू। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑफ हिज शेयर ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ इन द प्रोजेक्ट। तो देखो ये प्रोजेक्ट था, ये शेयर था ना 2, हमने कहा था 2 शेयर मिलेंगे। मान लिया मेरा घर है, पहले मकान ऐसी था, अब 3 बन गए, 2 मेरे पास आएंगे, तो 2 ही मकान का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू यहां कैलकुलेशन में लिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो पहले क्या होता, पूरा घर जाता और फिर वापस आता तो डबल टैक्स हो जाता। अब क्या है, जो मिलेगा ना ओनर को वही सेलिंग प्राइस माना जाएगा, चाहे वो घर मिला उसकी वैल्यू या कैश मिला है वो भी मिलाकर। However, if the individual or HUF transfer his share in the project on or before the date of issue's completion, then the capital gain shall be deemed to be the income of previous year in which such transfer takes place. तो अगर सिंपल सा काम है, अगर प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हुआ है तो उस दिन, और अगर पहले ही बेच दिया है तो पहले ही हमारा कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। As per section 49 subsection 7 for the purchaser, cost of acquisition of land or building or both under a specified agreement shall be the amount which is deemed as full value of consideration as per the point 1 above. तो जो खरीद रहा है उसके लिए पॉइंट 1 जो था स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू प्लस कैश, वो परचेजर के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 15 है, इस पर उसे समझते हैं। मिस्टर एक्स हैं, ये ओनर है, एक प्लॉट है इनके पास, और ये 40 साल पहले इन्होंने लिया था, बनाया था। 5422 को इन्होंने एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया मिस्टर वाई डेवलपर से कि वो पुरानी बिल्डिंग तोड़ेगा और नई बिल्डिंग बनाएगा और 4 फ्लोर बनाएगा। तो ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 फ्लोर बनाएगा वो, ठीक है।
मिस्टर वाई विल पे 45 लाख टू मिस्टर एक्स, तो कैश में मिल रहा है 45 लाख रुपीस, और साथ ही साथ उन्हें टॉप फ्लोर मिल रहा है। मिस्टर एक्स विल गेट द टॉप फ्लोर ऑफ द रेजिडेंशियल बिल्डिंग। इन्हें तो लूट दिया, केवल एक ही शेयर मिल रहा है, ये मिल रहा है। द कंप्लीशन सर्टिफिकेट was granted on 7/3/2003, तो ये डेट ऑफ ट्रांसफर मानी जाएगी जिस दिन कंप्लीशन होगा, और उस दिन टॉप फ्लोर की जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो है 65 लाख। तो हमारे लिए फुल वैल्यू कंसिडरेशन क्या होगा? फुल वैल्यू कंसिडरेशन होगा जो घर मिला है उसकी वैल्यू 65 लाख और कैश मिला है 45 लाख, तो 1,10,00,000 110 लाख फुल वैल्यू कंसिडरेशन माना जाएगा। तो ये स्पेसिफाइड एग्रीमेंट है, इसमें 2 बार कैपिटल गेन नहीं लगता, एक ही बार लगता है, और जो चीज मिलती है उसी पर हम कैपिटल गेन लगाते हैं।